हेलो, वेलकम तक्षशिला यूके। देखिए, हम लोग अपनी क्लास को शुरुआत कर रहे हैं। आपका पेपर बहुत तेज़ी से आ रहा है, ठीक है। हमारी क्लास है जिसका नाम है सिलेक्शन वाली क्लास। देखिए, यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी का किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं तो उसमें प्रॉपर आपको ये लाभ देगी और आपको पूरी क्लास को पढ़ने के बाद लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है और आप भविष्य में जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम की तरफ आप लोग अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ पाएंगे और अच्छा एग्ज़ाम आप लोग कर पाएंगे। देखिए, लगातार की क्लास लेके चलेंगे। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं 2-4 मिनट आपको 2-3 बातें बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे बात को। देखिए, जो जीएस वाला पोर्शन है उस पोर्शन में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कभी बार। देखिए, हमारे एग्ज़ाम के अंदर अगर मैं यूके ट्रिपल एससी की बात करूँ तो यूके ट्रिपल एससी में हमारे अंदर पास जीएस में लगभग 30 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें देखिए हमें क्या ध्यान रखना है बच्चे कि सबसे पहले देखो, अब करंट अफेयर की वेटेज लगातार बढ़ रही है तो आप लोगों को करंट अफेयर्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। लगभग आप मान के चलिए कि 5 नंबर के आसपास करंट अफेयर मिलता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो पॉलिटी वाला पोर्शन है वो महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, 5 नंबर वहाँ बनता है। और लगभग आपका कंप्यूटर वाला जो पोर्शन होता है उसके बाद लगभग 3 नंबर आपका वहाँ बनता है। और एक जो पार्ट होता है हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है, जिसकी क्लास की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूँ। हिस्ट्री भी लमसम कितने नंबर की होती है? 5 नंबर की होती है, यानी कि वो 4 + 6 या हो सकता है कि कभी 4 की हो जाए या 6 की हो जाए, लेकिन औसतन अगर एवरेज की बात करूँगा तो वो 5 नंबर की होती है। और इस 5 नंबर में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है बच्चे हमारे आधुनिक भारत, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है इतिहास में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके अंदर भी सबसे महत्वपूर्ण है जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट है, ठीक है, वो उससे भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम लोग अभी सबसे पहले हिस्ट्री की क्लास यहाँ पे अभी शुरू कर रहे हैं और इसमें जो आधुनिक भारत वाला पार्ट है उसे लेके चल रहा हूँ। और उसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी? राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आपने हो सकता है कि बहुत अच्छे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जिन लोगों ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिन लोगों ने पढ़ा भी हो तो उसमें शायद कुछ कमी रह गई हो या आपने रिवीजन आप लोग कर पाएँ, तो इसलिए आप क्लास को ज़रूर बनेंगे। आप अच्छे तरीके से देखना, ठीक ठीक नोट्स बनाना अपनी क्लास के, आपको लाभ होने वाला है, आपको बहुत लाभ देगी ये। और देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है। ये क्या होने वाली है? सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है, यानी कि इसके अंदर आपके और हमारा जो एग्ज़ाम होता है, यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो या यूके पीएससी का एग्ज़ाम हो, उन एग्ज़ामों में जो सीधी बात हमसे पूछी जाती है मैं उसी पर फोकस करने वाला हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि शायद ज्ञान मैं आपको दे पाऊँ या ना दे पाऊँ वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सिलेक्शन मिले। और इसलिए सिलेक्शन लेने के लिए ज़रूरी है कि हमें वो तथ्य, वो चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं वो जाननी आवश्यक है। तो चलिए कोशिश करेंगे अपनी क्लास को अच्छे से चलने की और लगभग कोशिश करेंगे कि वो सारे फैक्ट, वो सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। चलिए, तो हम लोग आधुनिक भारत की शुरुआत कर रहे हैं और हमारी क्लास क्या रहने वाली है? ये सिलेक्शन वाली क्लास रहने वाली है। चलिए ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी कि 1885 के साथ स्थापना होती है किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब? 1885 में। तो कहते हैं कि एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलनों को जो आधार मिला या राष्ट्रीय आंदोलनों को जो नींव मिली वो आपका आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना के साथ मिली। और इसी को यहाँ से शुरुआत मानी जाती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की। और ये लगभग जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ यानी कि 1947 तक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो लगातार चलते रहे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इन्हीं चरणों को हमने, इन्हीं आंदोलनों को हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा है। उन अलग अलग हिस्सों में बांटने के साथ ही यहाँ से हमारे पेपर में एग्ज़ाम्स की या हमारे पेपर के जो सवाल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनकी शुरुआत होती है। तो हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय को 3 हिस्सों में बांटा है बच्चे। तीनों हिस्सों को हम लोग ध्यान में रखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। पहला हिस्सा जो हमने बांटा है वो 1885 से लगभग 1905 वाला हिस्सा है, जिसे पहला चरण बोला जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उदारवादी चरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदारवादी चरण बोलते हैं। दूसरा हिस्सा है बच्चे 1905 से
लगभग 1917 वाला हिस्सा। इसमें घबराना नहीं है कि कहीं 1917 भी मिलेगा और कहीं कहीं ये यहाँ पर 1919 भी देखने को मिल जाएगा। तो इस बात से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि 17 या 19 दोनों ही आपको देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखना। और ये 1917 के बाद का, मैं 1917 ही लेकर के चल रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान रखोगे कि 1917 तक और 1917 के बाद का जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए, ये तीसरा युग है। तो इस वाले टाइम पीरियड को हम लोग क्या मानते हैं बच्चे? इसे मानते हैं हम लोग उग्रवादी चरण। क्या मानते हैं? उग्रवादी चरण मानते हैं। और ये वाला हिस्सा माना जाता है, गांधी जी देखिए वापस आ गए थे उस समय, इसे बोलते हैं गांधीवादी चरण या गांधी जी वाला समय। आपको पता ही है कि जो गांधी जी थे हमारे, वो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से कहाँ वापस आ गए थे? इंडिया परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे और देश की आज़ादी के लिए लगातार लड़ाई लड़ी। इसलिए एक तो 9 जनवरी को ये आए थे, तो हम लोग क्या बनाते हैं? NRI डे बनाते हैं, जिसे गैर प्रवासी दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैर प्रवासी दिवस। और मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इस साल का गैर प्रवासी दिवस कहाँ बनाया गया है, किसने उसे होस्ट करा है? आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक। तो देखिए उदारवादी चरण, ये वाला समय किसे मानते हैं? उदारवादी चरण को मानते हैं। ये वाला समय किसे मानते हैं? ये उग्रवादी चरण को मानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ कि वीडियो सही आ भी रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सही आ रही है, कोई समस्या नहीं है, हमें आराम से दिखाई दे रहा है। चलिए बाकी देखिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करता हैं वीडियो की क्वालिटी पे, कोशिश करूंगा कि अपने स्तर से ज़्यादा बेहतर कर सकूं, बाकी फिर भी आप थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे। देखो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर के 4 बड़े नेता हैं यहाँ के। पहले बड़े नेता का नाम क्या है? फिरोज शाह मेहता जी, फिरोज शाह मेहता। दूसरे हैं बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरे हैं दादा भाई नेहरू जी, और चौथे हैं हमारे यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है बच्चे, तो ये यहाँ पे हमारे 4 बड़े नेता जो हैं इस दल के, उदारवादी दल के, आपको देखने को मिलेंगे। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नेहरू जी और साथ में गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, देखो यहीं पे आपको देखना, पेपर में सवाल बनता है, अभी बना था। ये कौन है? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। और अगर आपने वीपीडीओ का एग्ज़ाम दिया हो या देखा हो, उसमें यहाँ से सवाल आया था कि गोपाल कृष्ण गोखले ही थे जो साउथ अफ्रीका गए थे, किसके लिए? गांधी जी के उद्देश्य प्राप्ति के लिए, गांधी जी के लक्ष्य प्राप्ति हेतु। ये कहाँ गए थे? ये साउथ अफ्रीका गए थे, या ऐसा गए साउथ अफ्रीका क्या, या साउथ लंदन गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लंदन साउथ अफ्रीका। ठीक है, यही गए थे। दोनों बातें आपको दिमाग में रखनी है। या लंदन हटाइए, साउथ अफ्रीका डालिए बस। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। दादा भाई नेहरू जी के साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी पहली बार क्या करी थी? जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी गणना करी थी, प्रति व्यक्ति आय की गणना। पहली बार किसने करी थी? वो दादा भाई नेहरू जी ने करी थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों बातें। ठीक है, और दादा भाई नेहरू जी का संबंध किससे था? बॉम्बे एसोसिएशन से था, ये ध्यान रखना है। किससे? बॉम्बे एसोसिएशन से। ये सवाल अभी पेपर में बना था कि इनका संबंध किससे है, वीपीडीओ के पेपर में आया था, सुमेल करने के लिए आया था। तो दादा भाई नेहरू जी का संबंध किससे था? बॉम्बे एसोसिएशन से था। और साथ ही साथ गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से था। इनका संबंध किससे था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से था। ठीक है, इनका संबंध किससे था? डेक्कन
एजुकेशन सोसाइटी से संबंध किसका था? वो था गोपाल कृष्ण गोखले जी का। तो ये आपको 4 बड़े नेता इस दल के, उदारवादी चरण के 4 बड़े नेता, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार देखो बच्चे यहाँ से सवाल बनाता है, सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि कौन नेता उदारवादी चरण का है या कौन नेता उदारवादी चरण का नहीं है। तो ये कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। 2-3 बातें ये भी दिमाग में रखनी है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। और साउथ अफ्रीका अभी गए थे कौन? ये गांधी जी के उद्देश्य प्राप्ति के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नेहरू जी, और इनका संबंध किससे? ये बॉम्बे एसोसिएशन से, और इनका संबंध डेक्कन एजुकेशन के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं उग्रवादी चरण के नेताओं की। तो यहाँ दूसरी तरफ बात करें तो उग्रवादी चरण के नेता भी कितने हैं बच्चे? 4 नेता किसके हैं? उग्रवादी चरण के। ध्यान रखेंगे आप लोग कौन कौन से हैं। पहले बाल गंगाधर तिलक, दूसरे लाला लाजपत राय, तीसरे विपिन चंद्र पाल, और चौथे अरविंद घोष। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 4 नेता, बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल और साथ में कौन? अरविंद घोष। ये उग्रवादी चरण के आपके नेता। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इनके साथ 3-4 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, इनको एक उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि? लोकमान्य की उपाधि। ठीक है, इनको एक उपाधि है लोकमान्य की उपाधि। साथ ही इन्होंने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी। इनकी किताब का नाम बच्चे क्या है? वो हमें ध्यान रखना है। किताब का नाम है गीता रहस्य। ठीक है, इनकी किताब है जिसका क्या नाम है? गीता रहस्य। साथ ही साथ भारतीय अशांति के जनक बोलते हैं, या भारतीय उपद्रव के पिता कह दीजिए। भारतीय उपद्रव के पिता किसे बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। साथ ही साथ भारतीय अशांति के जनक, ये भी किसे बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है। और किसने बोला था इन्हें? वी चिरोल ने बोला था ये। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। वी चिरोल ने इन्हें क्या बोला था? भारतीय शांति के जनक बोला था। इसके साथ साथ इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो गणेश अष्टमी है या गणेश महोत्सव है, उसकी क्या क्या शुरुआत करवाई थी? गणेश प्लस शिव महोत्सव की शुरुआत और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, बिल्कुल गुड। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये सब बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक जी के साथ। ठीक, इन्हें क्या बोला गया? लोकमान्य बोला गया। इनकी किताब का नाम गीता रहस्य। इन्हें भारतीय उपद्रव का पिता कहा गया, भारतीय अशांति के जनक कहा गया। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर गणेश और शिव महोत्सव की शुरुआत किसने करवाई? ये भी इन्होंने करवाई। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा भी किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, ये बातें भी आपको किसके साथ ध्यान रखनी है? बाल गंगाधर तिलक के साथ ध्यान रखनी है। मैं आगे बढ़ाऊँ इस चीज़ को। देखो, इसके अलावा बच्चे यहीं पे हम लोग एक चीज़ और जानेंगे। क्या जानेंगे? कि यहीं पे आपको लिखना है कि जो लाला लाजपत राय हैं, इनके साथ इंपॉर्टेंट 1-2 बातें आपको ध्यान रखना। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि ये द मराठा के साथ जुड़े थे। ठीक है, ये किसके साथ जुड़े थे? द मराठा, यानी कि एक पत्रिका, एक समाचार था, एक उसके साथ जुड़े गए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ये भी दिमाग में रखना है आपको। लाला लाजपत राय 1894 में इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी थी। ये आपको ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय, ठीक है, इन्होंने 1894 में किसकी स्थापना करी थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी थी। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है यहीं से कि पंजाब नेशनल बैंक पहला स्वदेशी बैंक है जिसमें कर्मचारी भी भारत के थे, पूंजी भी भारतीय की थी और संस्थापक भी कौन था? भारतीय था। तो यह ना पहला पूर्णतः
भारतीय बैंक कौन सा है? वो पीएनबी है। पहला पूर्णतः भारतीय बैंक, पहला पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सा बच्चे? वो पीएनबी है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनकी जो हत्या हुई थी वो लाहौर लाठीचार्ज में हत्या हुई थी। लाहौर लाठीचार्ज में इनकी हत्या हो गई थी। और इनकी हत्या, या एक तरीके से कहिए कि जो लाहौर लाठीचार्ज था उसका ऑर्डर किसने दिया था? वो सैंडर्स, जो एक पुलिस अफसर था, उसने ऑर्डर दिया था। और इसीलिए राजगुरु और जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्होंने किसकी हत्या करी थी? सैंडर्स की हत्या करी थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो लाला लाजपत राय हैं ये किसके साथ जुड़े थे? ये जुड़े थे दी पीपल के साथ। ठीक है, इनकी पत्रिका का नाम है दी पीपल। ये किसके साथ जुड़े थे? ये दा मराठा के साथ जुड़े थे। अभी वीपीडीओ में ये पेपर देखने में मिला, सुमेल करते में था, वहाँ पर 4 चीज़ें दी गई थी कि डेक्कन सोसाइटी के साथ कौन जुड़े, इसके अलावा द मराठा के साथ कौन जुड़े, द पीपल के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है। तो ये सवाल पेपर में सुमेलित करके दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हुई बात आपकी किसकी? उग्रवादी चरण की बात हुई, आपकी उदारवादी चरण की बात हुई, इनमें जो बड़े नेता हैं उनकी बात हुई, और उनसे संबंधित जो कुछ बातें मैंने आपको बताई आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और देखिए ये आपको बहुत लाभ देगा कि आपको इतनी बार इतनी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूंगा कि आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। इसलिए मैंने इस क्लास का नाम क्या रखा है? सिलेक्शन वाली क्लास। ये क्लास सिलेक्शन वाली क्लास है। ये क्लास आपको सिलेक्शन देगी। आप बस मेहनत से काम करिएगा और मेहनत के साथ पढ़िएगा, मन लगा के बच्चे। हारने नहीं देना है मुझे आपको, और आप बिल्कुल ईमानदारी से काम करते रहिए। फिर देखते हैं कि चीज़ें क्यों नहीं बदलती और कैसे हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। अभी रिज़ल्ट आया था उसका, ये बंदी रक्षक वाला रिज़ल्ट आया है, तो उसमें हमारे संस्थान से भी सिलेक्शन है। तो जल्द ही उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा। ठीक है, यहीं यूट्यूब के ऊपर करवाऊंगा, तो आप अपनी बातें वहाँ पर भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपका किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी भी सवाल को लेकर के कोई भी डाउट आपका बनता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए, प्रॉपर आपको जवाब मिलेगा। एक एक कमेंट का मैं जवाब देता हूँ, एक एक कमेंट का आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल आप अपना कमेंट डालिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक है मेरा अपना तक्षशिला का, मैं ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। क्योंकि हर हफ्ते क्या लेता हूँ कि मैं टेस्ट लेता हूँ, जो वीकेंड पे टेस्ट होता है हमारी इस कोचिंग के अंदर, वही टेस्ट मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड भी करवा दूंगा। तो आप प्रॉपर टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। और फ्री टेस्ट सीरीज है भाई, कोई रुपया आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी। और टेस्ट सीरीज़ आप देखेंगे कि मज़ेदार टेस्ट सीरीज़ है, एक एक अच्छे अच्छे सवाल कोशिश करी जाती है कि वहाँ आप तक पहुँचाया जाए। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हैं, वहाँ पे फ्री है बिल्कुल। ठीक, अब देखो, अब एक एक चीज़ को बढ़ते हैं। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की बात कर रहे हैं और वहाँ से शुरुआत करते हैं हम अपने आंदोलनों की। और आज जिस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं उस आंदोलन का नाम है बंगाल विभाजन। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं आगे, लगाइएगा हेडिंग बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, पहली बात सीधा दिमाग में रखना 1905। बात को सुनिए, देखो आप सभी को पता है कि भारतीयों की जो राजधानी 1905 तक है वो कौन सी है? वो कलकत्ता है। और कलकत्ता राष्ट्रीय चेतना का एक स्तंभ था, राष्ट्रीय चेतना का एक आधार था। यहीं से जितने भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन होते थे वो सबकी शुरुआत कहाँ से होती थी? वो सब शुरुआत होती थी कलकत्ता के अंदर से। और जब शुरुआत कलकत्ता के अंदर से होती थी तो वहाँ आंदोलन लगातार चलते रहते थे। तो ब्रिटिश सरकार के दिमाग में एक योजना है कि क्यों ना अगर हम इन सबको अलग कर दें, तो अलग करने के साथ ही कि वो जो एक एकता के साथ आंदोलन चलाए जा रहे हैं उन आंदोलनों में ज़रूर कुछ ना कुछ कमी मिलेगी। तो इन्होंने एक हवाला दिया कि हम बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए, कि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और बेहतर करा जा सके, इसलिए बंगाल का विभाजन करा गया। ठीक है, बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो बंगाल के 2 हिस्से करे गए। एक हिस्सा जिसे क्या बोला गया? पश्चिम बंगाल बोला गया, और एक हिस्सा जिसे बोला गया पूर्वी बंगाल। ठीक है, जिसे क्या बोला गया? पूर्वी बंगाल बोला गया। पश्चिम बंगाल में जो बहुलता थी वो किसकी थी? वो हिंदुओं की बहुलता थी। और पूर्वी बंगाल में बहुलता थी वो मुस्लिम्स की, या मुस्लिम जो समुदाय है उसकी बहुलता थी। ठीक है, इन्होंने इसके 2 हिस्से कर दिए। और आज भी आप देखते हैं कि हमारा एक स्टेट है जिसे हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। हालांकि वहाँ की जो मुख्यमंत्री जी हैं दीदी ममता बनर्जी जी,
उन्होंने कहा है कि हमारे पश्चिम बंगाल का नाम केवल पंजाब बंगाल होना चाहिए, और देखते हैं कि बाकी नाम चेंज होगा या नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। पूर्वी बंगाल क्या है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और इस तरीके से इसके दो हिस्से कर दिए गए। और बंगाल विभाजन को देखिए, घोषणा तो एक्चुअली पहले हो चुकी थी, लेकिन हमें घोषणा से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि इसे कब प्रॉपर रूप से यहाँ क्या कर दिया गया, अप्लाई करा गया। तो ये प्रॉपर रूप से अप्लाई हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, यानी कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905। देखिए, आपको विद डेट इसको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि एक बार एक एग्जाम में पूछ लिया था कि बंगाल विभाजन पूर्णतः लागू कब हो गया, 16 अक्टूबर के दिन पूर्णतः लागू हुआ 1905 में। और इसलिए इस दिवस को किस रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, कि भैया हम हिंदू मुस्लिम जो एकता के साथ हम जीवन जी रहे थे उसको बांटा गया है, उसको अलग अलग कराया गया है, शोक दिवस के रूप में इसे बनाया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, फिर बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आपने सुना है बिल्कुल। तो रविंद्रनाथ टैगोर गुरुजी जी ने बोलते थे, इनके कहने पर इसी शोक दिवस को कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया, राखी दिवस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राखी दिवस कर दिया गया। इसी को कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया बच्चे, राखी दिवस कर दिया गया। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो, इस आंदोलन का विरोध शुरू हुआ। एक्चुअली मैंने कहा ना कि घोषणा पहले जुलाई के अंदर हो चुकी थी। जुलाई 1905 में घोषणा हो चुकी थी कि हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, और पूर्णतः लागू करा बंगाल विभाजन को कब, 16 अक्टूबर 1905 में। तो इसी बीच में 7 अगस्त 1905 में, आपको डेट नहीं याद रखनी, आपको केवल वर्ष याद रखना है कि 1905 में कलकत्ता के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था टाउन हॉल। क्या नाम था, टाउन हॉल। टाउन हॉल में एक आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है, जिसमें कहा गया कि हम अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अंग्रेज़ों की चीज़ों का क्या करा गया, बहिष्कार करा गया। एक आंदोलन की शुरुआत करी गई यहाँ पे, और इसी आंदोलन को क्या कहा गया, स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। इस आंदोलन के नाम से, स्वदेशी आंदोलन के नाम से इसी आंदोलन को जाना गया। यानी कि एक मीटिंग होती है कब, 7 अगस्त 1905 को, कहाँ, कलकत्ता के अंदर, और कलकत्ता के कहाँ पे, टाउन हॉल के अंदर। और यहाँ कहा गया कि जो अंग्रेज़ जो मैनचेस्टर था ना, मैनचेस्टर एक जगह पड़ती है मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर के बनाए हुए कपड़े अंग्रेज़ लाते थे, भारत में बेचते थे। इसके अलावा लिवरपूल एक जगह पड़ती थी, लिवरपूल से नमक बना करके भारत के अंदर बेचा जाता था। तो इस आंदोलन में कहा गया कि हमें इन दोनों चीज़ों का, कपड़े और नमक, दोनों चीज़ों का क्या करना है, बहिष्कार करना है। इसलिए इस आंदोलन का एक नाम दिया गया स्वदेशी आंदोलन, कि हमें इनका बहिष्कार करके भारतीय जो सभ्यता, भारतीय जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना है। तो इसलिए इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, ध्यान रखना है, स्वदेशी आंदोलन। साथ ही साथ ये किस लिए करा जा रहा था, कि बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में करा जा रहा था, इसलिए इसी को भंग विरोधी आंदोलन कह के भी क्या करा गया, संबोधित करा गया। इसी को क्या कहा गया, भंग विरोधी आंदोलन भी कहा गया। ठीक है, इसी को क्या बोला गया, भंग विरोधी आंदोलन भी कहा गया। ठीक, तो ये बंगाल विभाजन की आपको बात है। और इस समय जो वायसराय है, वायसराय का नाम दिमाग में रखना है। ये सारा काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है कर्जन। ठीक है, वायसराय कौन है, कर्जन जो है वो उस समय हमारा वायसराय हुआ करता था। देखो, यहाँ से आपके पेपर में जो सवाल बनेगा वो बनेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन है, वो है कर्जन। इसके अलावा एक बार एक एग्जाम में पूछा था कि कब डेट अप्लाई हुई, तो ये 16 अक्टूबर इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आप लोग इस बात को दिमाग में रख सकें। और इसी को किस रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कब चेंज कर दिया, राखी दिवस कहना शुरू कर दिया। इसके अलावा 1905 में शुरुआत होती है किसकी, एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसी आंदोलन को हम किस लिए कर रहे थे, क्योंकि बंगाल विभाजन का हम विरोध कर रहे थे, उसके विरोध में, तो इसी को भंग विरोधी आंदोलन भी कहा गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये रही आज की क्लास। आज की क्लास में इतनी बातें रखते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करूंगा कि मैं आपको लगातार क्लासेस दे सकूं, आपको उतना कुछ मैं बता दूं, इतनी कुछ चीज़ें करवा दें कि ताकि जो हमारी क्लास का एक टाइटल है सिलेक्शन वाली क्लास, ये सार्थक हो जाए और हम लोग एक ईमानदारी से
अच्छे गंतव्य तक पहुँच पाएँ। ठीक है, चलिए मेहनत करिए, दम लगाइए और फिर देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे रुकता है। ठीक है, चलिए मुलाकात होगी आपकी मेरी अगली क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करिए, पढ़िए। थैंक यू।